नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग या मोबाइल लोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत जैसा कि आपको पता है कि आपकी सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। उसके अंतर्गत आज हमारी हिंदी पेडागॉजी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, दूसरा है शिक्षण विधियाँ। तो आज के हमारे दो टॉपिक हैं भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका और शिक्षण विधियाँ। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। पहला देखते हैं, पहली भूमिका क्या है व्याकरण की। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना। तो शुद्ध उच्चारण की शिक्षा व्याकरण की ही मदद से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि व्याकरण ना बच्चों को शुद्ध उच्चारण करने की शिक्षा प्रदान करता है। तो बच्चे शुद्ध उच्चारण करना सीख लें भाषा अधिगम में, इसलिए व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना। भाषा की अशुद्धता को व्याकरण की मदद से ही सीखा जा सकता है, इसलिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका यह होती है कि बच्चे जो है भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति विकसित करें और उस अशुद्धता को दूर करें। तीसरा पॉइंट चलिए देखते हैं। तीसरा पॉइंट है छात्रों को वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना। जैसा कि आपको पता ही है कि वाक्य रचना के कुछ नियम है, तो उस नियम को सीखने के लिए व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी विषय का व्याकरण ही उस विषय में बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। और हिंदी में वाक्य रचना के नियम व्याकरण की मदद से सीखे जा सकते हैं, इसलिए छात्रों को वाक्य रचना के नियम व्याकरण की मदद से सीखे जाते हैं। साथ ही विराम चिन्ह इतना महत्वपूर्ण है कि आप कोई एक सेंटेंस लीजिए, कोई एक वाक्य लीजिए और उसमें दो विराम चिन्ह अलग अलग लगा दीजिए, तो उन दोनों विराम चिन्हों का मतलब ही बदल सकता है। इसलिए विराम चिन्ह का शुद्ध प्रयोग करना व्याकरण की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसलिए व्याकरण की मदद से बच्चे क्या करते हैं, वाक्य रचना के नियम सीखते हैं और विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग करते हैं। अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चों के चारों भाषा कौशल का विकसित होता है। तो चार भाषा कौशल जो होते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना, उन चारों भाषा कौशल का जो विकास होता है वह किससे होता है, व्याकरण होता है। व्याकरण से बहुत अच्छे तरीके से होता है। भाषा का शुद्ध प्रयोग करने तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण मुख्य भूमिका निभाता है। तो भाषा का शुद्धतम रूप से प्रयोग, अभी पहला पॉइंट ही था कि भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है। और भाषा में दक्षता अगर आपको प्राप्त करनी है, भाषा में एकदम आपको अच्छा बनना है, आपको दक्ष होना है, तो व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारा ये पॉइंट था कि अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या है, चारों भाषा कौशल को विकसित करती है और आपको भाषागत रूप से दक्ष बनाती है। अगला है कि विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान देना। व्याकरण की एक अन्य भूमिका ये भी है कि विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान देना। अगला पॉइंट है कि यह बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक करती है। अभिव्यक्ति क्या होता है, अपना विचार प्रकट करना, अपने विचार हो, अपने मत हो, अपनी समस्याएं, इच्छाएं आदि हो, उसे अभिव्यक्त करने का विकास भाषा संबंधी जो होता है वह व्याकरण की मदद से ही होता है। क्योंकि अगर आप व्याकरण रूप से अगर आप व्याकरण किसी भाषा का सीखेंगे तो आप उस भाषा में दक्ष होंगे। अगर उस भाषा में आपको शुद्धता मिलेगी और उस भाषा में आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो आप उससे अभिव्यक्त अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए व्याकरण जो होता है भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करने में भी सहायक होते हैं। तो अगर आप व्याकरण सीखेंगे तो आप मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे, और जब मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे तो आपके लेखन कौशल का विकास होगा, क्योंकि आप रसपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करेंगे। अगर आप मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे तो आप रसपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करेंगे, जो देखने में और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आपके लेखन शैली का विकास होगा व्याकरण की मदद से। आप मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द आदि का यूज करेंगे, तत्सम वर्डों का यूज करेंगे, तो इस प्रकार आपके लेखन शैली का भी विकास होगा व्याकरण की मदद से। अगला है व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए शब्दों की समझ का विकसित होगा। विभिन्न नए शब्द आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में बसेंगे। आप नए नए शब्दों को सीखेंगे व्याकरण की मदद से। आप कई शब्दों को सीखें, जैसे अभी आग की पर्यायवाची अगर आप सीखेंगे तो 4-5 नए शब्द सीखेंगे। इसी प्रकार आप विभिन्न प्रकार के नए प्रश्नों को नए शब्दों को सीखेंगे। तो व्याकरण से छात्रों में क्या होता है, विभिन्न नए शब्दों की समझ का विकसित होता है। यह छात्रों के गद्य पद्य में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायता करती है। गद्य और पद्य में एक अंतर होता है, बड़ा अच्छा अंतर होता है। उस अंतर को सिर्फ व्याकरण से ही समझा जा सकता है और उस अंतर को समझ के उनके लेखन कौशल का बच्चों के विकास कर सकते हैं। तो व्याकरण से क्या होगा, गद्य और पद्य के बीच में अंतर समझा जा सकता है और उसी के अनुसार लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। अगला बिंदु है कि व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उत्तर तथा यहाँ तद्भव हो जाएगा, तद्भव तथा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द यहाँ कुछ नहीं होगा, तद्भव तथा तत्सम शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक होता है। तो व्याकरण से हम क्या क्या सीखेंगे, हम संज्ञा सीखेंगे, सर्वनाम सीखेंगे, विशेषण सीखेंगे, क्रिया सीखेंगे, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम शब्द आदि सीखेंगे ना। इससे क्या होगा, लेखन कौशल का विकास ही तो होगा।
अगला पॉइंट है व्याकरण विधियों को शुद्ध सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है। तो व्याकरण क्या करता है? शुद्ध सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के लिए योग्य बनाता है। चलिए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या था? शुद्ध उच्चारण करने में मदद करता है बच्चों को, भाषा की अशुद्धता को समझने और उसको दूर करने में मदद करता है। दूसरा बिंदु था। तीसरा बिंदु था वाक्य रचना के नियम और विराम चिन्ह का समुचित रूप से प्रयोग करना सिखाता है हमें। और उसके बाद अगला पॉइंट था कि व्याकरण की भूमिका से चारों भाषा कौशल का विकास होता है और भाषागत दक्षता आपको प्राप्त होती है। विभिन्न ध्वनि को आप पहचान कर सकते हैं, उसके बीच में विभेदीकरण कर सकते हैं। आप अभिव्यक्ति का विकास होता है, आप बोलने के अवसर आपको ज़्यादा मिलते हैं, आप कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं व्याकरण की मदद से। अगला बिंदु था कि लेखन शैली में मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे तो आपका लेखन शैली बड़ी अच्छी हो जाएगी, लेखन कौशल का विकास होगा। उसके बाद अगला बिंदु था कि व्याकरण से छात्रों में नए नए शब्दों की समझ विकसित होती है। अगला बिंदु था कि गद्य और पद्य में अंतर आप व्याकरण की मदद से समझ सकते हैं और उसी के अनुसार आप लेखन कौशल का विकास करेंगे। आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम वर्ड आदि के प्रयोग से लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। व्याकरण विधियों से शुद्ध सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है। तो व्याकरण क्या करता है? शुद्ध सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है। चलिए अब देखते हैं व्याकरण की शिक्षण विधियाँ। अब हमारा अगला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है व्याकरण की शिक्षण विधियाँ। पहली विधि है आगमन विधि। पहली विधि क्या है? आगमन विधि। इसको अगर मैं पहले ऐसे साधारण शब्दों में बताऊं तो इसमें क्या होता है कि आप पहले उदाहरण बताते हैं। आप किसी भी तथ्य को समझाने के लिए पहले उदाहरण बताएंगे, उसके बाद आप फिर नियम बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे? आप उदाहरण बताएंगे, उसके बाद नियम बताएंगे। इसको देख लेते हैं। इस विधियों में अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोग का प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? आपके अनुभवों को, उदाहरणों को तथा प्रयोगों को प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। यह शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित पद्धति है। ध्यान रखिएगा, जो आगमन विधि है वह छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति है, जो छात्रों को कर कर सीखने पर जोर देती है। क्या करती है? कर कर सीखने पे, किसी भी कार्य को करके सीखने पर जोर देती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। तो आगमन विधि में आप क्या क्या इंपॉर्टेंट सीखे कि यह शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित है, जो छात्रों को करके सीखने पर जोर देती है और मनोवैज्ञानिक पद्धति है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी कि इस विधियों में जो शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है वो कौन कौन से है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले इसमें क्या होता है? आगमन विधि में क्या होता है कि आप बच्चे को अगर मान लीजिए किसी तथ्य के बारे में बता रहे हैं तो बच्चा जो जानता होगा पहले जो चीज़ें उस तथ्य के बारे में, किसी आप टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में बच्चे को जो पूर्व ज्ञान होता है, पहले से कुछ जो ज्ञान होता है, आप पहले उसको बताते हैं, उसके बाद आप अज्ञात चीज़ें बताते हो। तो यही है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें आगमन विधि में दूसरा सूत्र है सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन क्या होता है कि आप पहले सरल चीज़ें बताएंगे, उसके बाद उससे कठिन चीज़ें होंगी, उसके बाद लास्ट में कठिन चीज़ें बताएंगे। तो मतलब आप कैसे बताएंगे? सरल से कठिन की ओर, ताकि जो उसमें हो बच्चे की रुचि बरकरार रहे, बच्चे जो है वो रुचिपूर्ण अध्ययन करें। क्योंकि आप सरल चीज़ें बताएंगे, फिर थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, फिर लास्ट में एकदम लेवल अप कर देंगे। तो ये है दूसरा सूत्र आगमन विधि का। तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर क्या होता है? जो चीज़ें देख सकते हैं बच्चे, पहले आप उन देखी गई चीज़ों को बताएंगे। जो चीज़ें बच्चे देख सकते हैं पहले आप उन चीज़ों को बताएंगे, मूर्त चीज़ों को बताएंगे, उसके बाद अमूर्त की ओर जाएंगे। तो आगमन विधि का तीसरा सूत्र क्या है? मूर्त से अमूर्त। मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें देख सकें। तो जो चीज़ें बच्चे देख सकते हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए पर्यायवाची बतानी है तो आप पहले पुष्प लेंगे, पुष्प की पर्यायवाची दिखाकर बताएंगे, उसके बाद अमूर्त चीज़ें की भी पर्यायवाची बताएंगे। तो मूर्त से अमूर्त की ओर होता है तीसरा इसका गुण। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्या होता है कि आप सूक्ष्म चीज़ों को बाद में बताएंगे, आप विशिष्ट चीज़ों को बाद में बताएंगे, पहले उसका ओवरऑल व्यू दे देंगे, पहले आप मोटा मोटा सब कुछ बता देंगे, उसके बाद आप सूक्ष्म चीज़ों की ओर बढ़ेंगे। यह चौथा इसकी विधि है, चौथा सूत्र है आगमन विधि का। उसके बाद है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है? पहले आप किसी भी तथ्य के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में सामान्य चीज़ें बताएंगे, उसके बाद उसकी विशिष्ट चीज़ें बताएंगे। तो आगमन विधि में कौन कौन से सूत्र होते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। चलिए अब देखते हैं निगमन विधि। निगमन विधि साधारण शब्दों में क्या बताऊं कि आगमन विधि का पूरा उल्टा होता है। आगमन विधि का पूरा उल्टा होता है। जो चीज़ें मैंने आगमन में विधि बताई उसका उल्टा कर दीजिए तो निगमन विधि हो जाएगी। जैसे कि आगमन विधि में तक पहले उदाहरण बताते हैं फिर नियम पर आते हैं। इसमें क्या है? पहले आप नियम बता देंगे, उसके बाद उदाहरण बताएंगे। उसके बाद उसमें मूर्त से अमूर्त की ओर चीज़ें थी, इसमें क्या होता है? अमूर्त से मूर्त की ओर होता है। पहले प्रत्यक्ष उसमें था, इसमें क्या होता है? पहले आप परोक्ष चीज़ें, जो चीज़ें नहीं देख सकती उसको बताएंगे, उसके बाद प्रत्यक्ष चीज़ें बताएंगे। अज्ञात से ज्ञात की ओर उसमें हो जाता है, सारे नियम बदल जाते हैं। चलिए देखते हैं। इस पद्धति में विद्यार्थियों को पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है। जो मैंने अभी बताया कि इस पद्धति में विद्यार्थियों को पहले नियमों को ज्ञान दिया जाता है, फिर उन नियमों का एक उदाहरण देकर समझाया जाता है, फिर उन नियमों को एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। इस पद्धति को शिक्षण केंद्रीय विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है? शिक्षक केंद्रीय विधि कहते हैं।
इसमें क्या होता है कि शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाता है। इस विधि के जो शिक्षण सूत्र हैं बिल्कुल उल्टे हैं आगमन विधि के। अज्ञात से ज्ञात की ओर हो जाएगा, यहाँ अज्ञात से ज्ञात की ओर हो जाएगा। अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर हो जाएगा। पहले सूक्ष्म चीज़ें बताएंगे फिर स्थूल ओवरऑल व्यू दिया जाएगा। और नियम से उदाहरण की ओर, ये इसके सूत्र हैं। इसके बाद है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि क्या है? अनुकरण मतलब क्या होता है? नकल होता है। चलिए देखते हैं अनुकरण विधि क्या है। इस विधि में बाल अनुकरण करके सीखता है। इसमें क्या होता है? बच्चे जो होते हैं, वो बालक जो होता है अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक को अनुकरण करके लिखने पढ़ना नवीन रचना करना सिखाता है। इसमें क्या होता है? बालक जो होता है अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना पढ़ना और नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण वाचन करना सीखते हैं। इससे क्या होता है? इससे क्या क्या सीखते हैं? उच्चारण करना, वाचन करना बच्चे सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है फिर बच्चा उसका अनुसरण करता है। पहले शिक्षक बोलता है फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। तो अनुकरण विधि क्या है कि शिक्षक की नकल करते हैं। सीधे अगर साधारण शब्दों में बोलूँ तो शिक्षक की नकल करते हैं। अगली विधि है व्याख्यान विधि। अगली विधि क्या है? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में क्या होता है? किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। इसमें क्या होता है? व्याख्या की जाती है, इलेबोरेट करके समझाया जाता है, बहुत अच्छे ढंग से समझाया जाता है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। इसमें क्या होता है? शिक्षक केंद्रित ये भी है या शिक्षक केंद्रित विधि होती है। इसमें शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी गई है। तो इसमें क्या होता है? व्याख्या देके समझाया जाता है किसी भी तथ्य को। अगला है भाषा संसर्ग विधि। अगला कौन सा है? भाषा संसर्ग विधि। इसमें क्या होता है? यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि होती है। इसमें क्या होता है? रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी छोटे बच्चे को व्याकरण के ज्ञान देना है, किसी 4 या 5 के क्लास कक्षा के बच्चे को, तो आप पंचतंत्र एक कहानी ले लेंगे। पंचतत्व जो रचना हो जाएगी एक, और रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान देगी, वही है भाषा संसर्ग विधि। प्राथमिक कक्षाओं है तो यह विधि काम में ली जाती है। तो यह प्राथमिक कक्षाओं में यह विधि काम ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। जो मैंने भी बताया, ये अच्छे लेखन की पुस्तक जो होती हैं, जो अच्छी रचनाएं होती हैं, उसके माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। कुछ अन्य विधियाँ भी हैं इसमें जो नहीं दी गई हैं, चलिए देख लेते हैं। उसको मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एक व्याकरण अनुवाद विधि। कौन सी है? व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें क्या होता है? पहले व्याकरण सिखाते हैं फिर भाषा सिखाई जाती है। पहले व्याकरण सिखाते हैं फिर भाषा सिखाई जाती है। और इसे शास्त्रीय विधि या फिर प्राचीन विधि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शास्त्रीय विधि। नोट कर लीजिए, इसे शास्त्रीय विधि कहते हैं और प्राचीन विधि कहते हैं। किसे कहते हैं? शास्त्रीय विधि या प्राचीन विधि? व्याकरण अनुवाद विधि को। व्याकरण अनुवाद विधि को शास्त्रीय विधि और प्राचीन विधि भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है? पहले व्याकरण सिखाया जाता है फिर भाषा सिखाई जाती है। और इसमें लिखने व पढ़ने पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें लिखने व पढ़ने पर अधिक बल दिया जाता है। एक अन्य विधि है प्राकृतिक विधि। एक और विधि है प्राकृतिक विधि। चलिए उसको देख लेते हैं। प्राकृतिक विधि क्या होती है? प्राकृतिक विधि क्या होती है कि इसमें भाषा सीखने के लिए सुनने व बोलने पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इसमें क्या होता है? सुनने व बोलने पर ज़्यादा बल दिया जाता है, अर्थात व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है? व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हम जैसे सीखते हैं, जैसे हम उस प्रकार सीखते हैं जैसे मातृभाषा को सीखते हैं। तो हम जैसे मातृभाषा को अपने सीखते हैं, मातृभाषा को कोई सिखाया थोड़ी ना जाता है ज़्यादा, हम खुद ही बोलने लगते हैं ना। तो हम उसी प्रकार इसको भी सीखते हैं, व्याकरण को भी जैसे अपनी मातृभाषा को सीखते हैं। और ये प्राकृतिक विधि है। इसमें क्या होता है? भाषा सीखने के लिए सुनने व बोलने पर ज़्यादा बल दिया जाता है, लिखने व पढ़ने पर कम। और व्याकरण अनुवाद विधि या फिर शास्त्रीय विधि या प्राचीन विधि क्या है? पहले व्याकरण सिखाते हैं फिर भाषा सिखाई जाती है और इसमें लिखने और पढ़ने पर अधिक बल दिया जाता है। चलिए अब शिक्षण विधियों को एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि व्याकरण की भूमिका को हमने एक बार रिवाइज कर लिया है। आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है? इसमें पहले उदाहरण बताए जाते हैं फिर नियम बताया जाता है। यह शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित होती है और करके सीखने पर बल देती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। इस विधि के कुछ शिक्षण सूत्र देख लेते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले आप ज्ञात चीज़ों को बताएंगे बच्चों को, फिर अज्ञात चीज़ों को जो उसे नहीं पता है उसे बताएंगे। सरल से कठिन की ओर सूत्र एक दूसरा है। सरल से कठिन का और क्या मतलब है? पहले सरल चीज़ों को आप पढ़ाएंगे, फिर थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, फिर लास्ट में एकदम अच्छी चीज़ें बताएंगे। मूर्त से अमूर्त की ओर क्या होता है? पहले जो बच्चा देखता है, जो सामने से देख सकता है, उन चीज़ों को बताएंगे, क्योंकि देखी गई चीज़ को ज़्यादा समझा जा सकता है। इसलिए बच्चे को आप पहले किस चीज़ों को समझाएंगे? जो देखी जा सकने वाली चीज़ है। उसके बाद अमूर्त चीज़ क्या होती है? अमूर्त चीज़ जैसे हवा हो जाएगी, जो हम देख नहीं सकते। अमूर्त चीज़ पहले आप मूर्त चीज़ समझाएंगे, फिर अमूर्त की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्या होता है? स्थूल मतलब कि पहले आप ओवरऑल प्रीव्यू दे देंगे, आप मोटा मोटा सब कुछ समझा देंगे किसी भी तथ्य के बारे में। उसके बाद उसमें से जो विशिष्ट चीज़ें होंगी उसको बाद में समझाएंगे। सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है? पहले आप सामान्य चीज़ें समझाएंगे, उसके बाद विशिष्ट की ओर। दूसरी विधि थी हमारी निगमन। निगमन विधि क्या थी? पहले हम नियम देते हैं, पहले नियम का ज्ञान किया जाता है, फिर उसके बाद उसका उदाहरण देकर समझाया जाता है। यह शिक्षक केंद्रित विधि थी, जिसमें शिक्षक के सभी नियम को पढ़ाना होता था। इस विधि के शिक्षण सूत्र बिल्कुल उल्टे थे। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण। यहाँ ज्ञात हो जाएगा।
अगली विधि कौन सी थी? अनुकरण विधि। अगली विधि अनुकरण विधि थी। इसमें क्या होता है, बच्चा अनुकरण अर्थात नकल करके सीखता है। जो शिक्षक बोलता है वही बालक उसको उच्चारण और वाचन करके सीखता है या फिर नोट करके सीखता है। तो यही अनुकरण विधि है। उसके बाद अगली विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या थी? इसमें किसी तथ्य की व्याख्या करके समझाया जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी तथ्य को या विषय को व्याख्या की जाती है और इसमें शिक्षक की सबसे प्राचीन विधि इसे कहा जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षा विधि इसलिए कहते हैं। अगली थी भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग की विधि क्या होती है कि इसमें व्याकरण इस प्रकार से समझाया जाता है कि जो विभिन्न बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं उन रचनाओं को पढ़ाकर उनको पढ़ाते हुए व्याकरण को समझाया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए पंचतंत्र ले लीजिए या कोई और रामायण ले लीजिए, महाभारत, जो विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं, आप उन रचनाओं के माध्यम से व्याकरण को सिखाएंगे तो उसे भाषा संसर्ग विधि कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्याकरण अनुवाद विधि एक है जो इसमें नहीं है। उसमें क्या होता है, पहले व्याकरण सिखाई जाती है फिर भाषा सिखाई जाती है। उसे शास्त्रीय विधि भी कहते हैं और प्राचीन विधि भी कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। और उसमें लिखने व पढ़ने पर अधिक बल दिया जाता है। लास्ट है प्राकृतिक विधि। इसको भी नहीं बताया गया। इसमें भाषा सीखने के लिए सुनने व बोलने पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, भाषा सीखने पर सुनने और बोलने पर अधिक बल दिया जाता है और व्याकरण पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं होती। इसको मैंने इसलिए यहाँ इन दोनों विधियों को इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा इसलिए यहाँ नहीं दिया, क्योंकि इसमें हम व्याकरण से की शिक्षण विधियाँ हम पढ़ रहे थे। किसकी शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं? व्याकरण सीखने की शिक्षण विधियाँ। और ये दो व्याकरण सीखने की शिक्षण विधियाँ नहीं थी, इसलिए मैंने इसको नहीं पढ़ा, लेकिन वैसे बता दिया गया है। चलिए फिर आज के सेशन को मैं ही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए। आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।